नमस्कार। द लॉर्ड शो के अवेयरनेस प्रोग्राम में आज हमारे साथ में है मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ और पीजीआई और लखीमपुर के पहले न्यूरो सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ। आपका बहुत बहुत स्वागत है द लॉर्ड शो। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सिद्धार्थ सिंह है और मैं एक प्रैक्टिसिंग न्यूरो सर्जन हूं और मैं अभी लखीमपुर में कमला हॉस्पिटल और सृजन हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। जब भी मैं किसी सर की चोट के मरीज़ या ब्रेन ट्यूमर के मरीज़ को अपनी बीमारी से उभरते हुए देखता हूं तो मेरे लिए काफ़ी संतुष्टि का विषय हो जाता है और यही मेरा सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। लकवा की बहुत सारी चीज़ें उस पर हम लोग अभी आगे बात करेंगे। तो वास्तविकता में ये होता क्या है? किसी भी अंग का अचानक से काम करना बंद कर देने को ही हम लकवा कहते हैं, जिसमें या तो किसी एक हाथ या एक पैर का काम करना बंद कर सकता है या किसी एक साइड का काम करना बंद कर सकता है, या दाहिने या बाएं साइड का। इसको लकवा बोला जा सकता है। ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। तो जब भी कभी किसी मरीज़ को लकवा होता है तो ये ज़रूरी होता है कि जल्द से जल्द जो भी हमें जांच करनी है वो जांच करके हम तुरंत उपचार शुरू करें। अच्छा सर, लकवा क्योंकि हम लोग लखीमपुर में हैं तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रामीण आबादी भी है, तो अगर लकवा पैरालाइज किसी को बोलते हैं या लकवा हो गया या फालिज का अटैक है, तो ये सब चीज़ें अलग अलग हैं या एक ही चीज़ है? ये सारी चीज़ें एक ही हैं, मगर इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है समय की बात। समय रहते इलाज शुरू करना चाहिए। कोई घरेलू उपचार या फिर झाड़ फूक में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। नहीं बर्बाद करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब अगर हम न्यूरो सर्जरी की बात करें, क्योंकि आप न्यूरो सर्जन हैं, तो जो न्यूरो सर्जरी है या जो कॉमन सर्जरी होती है, इसमें डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? न्यूरो सर्जरी किसी भी पेशेंट के ब्रेन की सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी या नसों की सर्जरी या उपचार को न्यूरो सर्जरी बोली जाती है। इसमें और विभागों से अलग इसलिए है क्योंकि हम शरीर के सबसे नाजुक हिस्से पे काम कर रहे होते हैं, ब्रेन पे काम कर रहे होते हैं। तो सटीकता जो होती है वो मिलीमीटर्स की होनी चाहिए। क्योंकि मिलीमीटर्स की सटीकता में थोड़ा भी चांसेस ऑफ एरर, मतलब थोड़ी भी गलती की गुंजाइश होती नहीं है। क्योंकि अगर थोड़ी भी गलती होती है तो मरीज को बोलने में दिक्कत हो सकती है, हाथ पैर में कमजोरी आ सकती है। इसलिए ये और सारी सर्जरियों से भिन्न है। और आजकल हम नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर रहे हैं न्यूरो सर्जरी में सेफ्टी बढ़ाने के लिए, जैसे कि माइक्रोस्कोप का यूज़ करना, न्यूरो नेविगेशन का यूज़ करना, न्यूरो मॉनिटरिंग का यूज़ करना। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके प्रिसीजन ऑफ सर्जरी, जो सटीकता सर्जरी की है, वो काफ़ी बढ़ चुकी है आज के ज़माने में और सर्जरी सेफ हो गई है। तो आज की डेट में सर कैसे केसेस ज़्यादा आते हैं, अगर हम ब्रेन की बात करें या स्पाइनल की बात करें? आजकल हम जो देख रहे हैं सबसे ज़्यादा केस तो ट्रॉमा के आते हैं, हेड इंजरी और स्पाइनल ट्रॉमा, जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के कारण होते हैं। और केसेस की बात करें तो स्ट्रोक के पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हैं, जैसे कि ब्रेन हैमरेज होना या खून की नस चोक हो जाना, दोनों स्ट्रोक में आते हैं। तो इसकी अगर बात करें तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन, इसके ये दो प्रमुख कारण हैं। और जो केसेस हम देखते हैं वो ब्रेन ट्यूमर के हैं और उनमें ये ज़रूरी होता है कि जल्दी से जल्दी सही समय पे सही इलाज शुरू कर दिया जाए। हो सकता है मरीज़ को ऑपरेशन वगैरह की ज़रूरत पड़े, तो समय रहते वो सारी चीज़ें कर दी जाए। तो इसमें बहुत सारे आपने नाम ले लिए, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर है ना, तो और आपने बताया कि स्ट्रोक है। तो अगर एक एक शब्द में हम जैसे पूछना चाहें कि हेडिंग डाल दी, तो आपसे जानना चाहेंगे ये क्या है। तो पहला जो है ये ब्रेन स्ट्रोक है, तो ये कैसे हो जाता है? बहुत सारे लोग सुनते हैं कि उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, वास्तविकता में ये क्या है ब्रेन स्ट्रोक? ब्रेन स्ट्रोक एक अचानक से पड़ने वाला स्ट्रोक होता है जिसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ब्रेन हैमरेज हुआ होगा पेशेंट को, या तो इस्चेमिक स्ट्रोक, खून की नस चोक हो गई होगी। अगर पेशेंट सही समय रहते अस्पताल पहुंच जाता है और उसको इस्चेमिक स्ट्रोक होता है, हम जांच पड़ताल में पाते हैं कि पेशेंट को इस्चेमिक खून की नस बंद हो गई है, तो सही समय पे इलाज करने से हम पेशेंट को बचा सकते हैं। क्योंकि जब भी किसी पेशेंट को इस्चीमिया होता है कि खून की नस ब्लॉक हो जाती है, तो बहुत तेज़ी से दिमाग की कोशिकाएं डेथ होने लगती है, डैमेज होने लग जाती हैं। तो फिर समय रहते अगर उन नसों को दवाइयों के माध्यम से खोला जाए, जिसको कि थ्रोम्बोलाइसिस बोलते हैं, या फिर कभी कैथेटर की मदद से खोलते हैं तो उसको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी करते हैं। ये करने से वापस पेशेंट अपने रूटीन जीवन में लौट सकता है, मगर समय की सबसे बड़ी पाबंदी है इसमें। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब कभी कभी होता है कि पेशेंट्स की आवाज़ चली जाती है, ये सारे स्ट्रोक के मैनिफेस्टेशन हैं। स्ट्रोक ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता है कि चेहरे का टेढ़ा होना, हाथ पैर में कमजोरी आना, आवाज़ में
दिक्कत होना, चलने में लड़खड़ाहट आना, ये सारे मैनिफेस्टेशन स्ट्रोक के हैं। तो जब भी ये किसी मरीज को स्ट्रोक के लक्षण लगते हैं कि हो रहे हैं, तो तुरंत एक विशेषज्ञ से मिलना चाहिए पेशेंट को। अच्छा, इनके कुछ शुरुआती सिम्टम्स होंगे तब पता चलेगा कि इनको स्ट्रोक होने वाला है, या ये सडन इंसिडेंट है कि अचानक से होता है? स्ट्रोक के कई बार ऐसा देखा जाता है कि कई बार मरीज को ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक की थोड़े थोड़े समय के लिए हिस्ट्री में रहता है कि पहले कभी मरीज को स्ट्रोक पड़ा हो, कि हाथ में कमजोरी आई हो, ठीक हो गया हो। तो इन सारे लक्षण को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये दिमाग की नस फट जाना से होता है, तो ये क्या? देखिए, दो तरीके की दिमाग की नसें फटती हैं। एक होता है कि दिमाग के ऊपर की नसें फटती हैं, उसको SAH बोला जाता है, सब एरेक्नॉइड हेमरेज। और ज़्यादातर केसेस में बीपी बढ़ने के कारण दिमाग के अंदर नस फटती है। अच्छा। तो एक मुख्य कारण जो दिमाग की नस फटने का है कि बीपी जो मरीज का बढ़ता है और पेशेंट दवाइयाँ अक्सर छोड़ देते हैं, देखा जाता है ज़्यादातर केसेस में कि बीपी की दवा नहीं खा रहे थे, और जब पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो अनरेगुलेटेड बहुत ज़्यादा बीपी होता है मरीज का, और दिमाग की नस फट चुकी होती है। तो ये बीपी हाई जिनका होता है उनके लिए दिक्कत है, या बीपी लो जिनका रहता है उनके लिए दिक्कत? बीपी हाई होना दिक्कत। बीपी हाई होना मतलब अगर दवाइयों की डिसकंटिन्यूटी है तो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है आगे चल के। बिल्कुल। तो दवाइयों से इतना ज़्यादा असर पड़ता है कि आदमी या किसी भी बंदे की नस फट? दवाइयों का मुख्य रोल ये है कि बीपी कंट्रोल करके रखती है दवाई। तो बीपी कंट्रोल रहने से नस फटने की संभावना कम हो जाती है किसी भी पेशेंट। अच्छा, इसी में एक आपने टर्म बोला कि ट्यूमर हो जाना, तो अब हम लोग ब्रेन ट्यूमर्स को अगर जानना चाहें कि ये क्या होता है, तो इसके लिए आपकी क्या सुझाव? दिमाग की किसी भी कोशिका से उत्पन्न होने वाले ट्यूमर को हम ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन ट्यूमर में सबसे मुख्य जो चीज़ें देखनी होती है वो है कि उसका आकार क्या है और वो ब्रेन के किस हिस्से को अफेक्ट कर रहा है। कई बार ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं मरीज़ के बोलने वाले हिस्से पे होते हैं, हाथ पैर के हिस्से पे होते हैं, सुनने वाले हिस्से में होते हैं। तो मरीज़ आता ही है हाथ पैर की कमज़ोरी के साथ या बोलने में दिक्कत आ गई, उसके भी मैनिफेस्टेशन स्ट्रोक की तरह हो सकते हैं। अच्छा। तो आगे जाँच पड़ताल करने पर ही हमको पता चलता है कि आखिरकार कारण क्या है, स्ट्रोक है या ब्रेन ट्यूमर है। फिर अकॉर्डिंगली उसके हिसाब से आगे की ट्रीटमेंट निर्धारित की जाती है। अच्छा, आम जनमानस में देखा गया है इंडिया में भी और अपने यहाँ पे कि मतलब लखीमपुर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनको सर दर्द की लगातार दिक्कत है, घरेलू महिलाएं हैं, उनको परमानेंट सर दर्द हो रहा है। तो ये सर दर्द कितना खतरनाक है? देखिए, हर सर दर्द खतरनाक नहीं होता है। ज़्यादातर केसेस जो देखते हैं सर दर्द के वो माइग्रेन होते हैं, स्लीप की कायदे से मरीज सोए ना, और साइनोसाइटिस की दिक्कत के कारण हो सकता है, या आँखों में दिक्कत के कारण सर दर्द हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर सर दर्द का बहुत ही बिरला कारण है। अच्छा। बहुत रेयर कारण है ये। अच्छा, इन दोनों सर दर्द में ब्रेन ट्यूमर का जो सर दर्द होगा और माइग्रेन में जो दर्द होगा, इसमें अंतर क्या रहेगा? ब्रेन ट्यूमर का सर दर्द जो होगा वो लगातार दर्द होगा, और एक मुख्य बात ये होती है अर्ली मॉर्निंग हेडेक, मतलब मरीज जब सो के उठता है तो उसके सर में काफ़ी दर्द होगा। सर दर्द के साथ मरीज को उल्टी हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, और कई बार हाथ या पैर में अपंगता भी आ सकती है। अगर इन सब लक्षणों के साथ सर में दर्द हो रहा है तो इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए आगे जांच करवाना चाहिए, जो कि MRI वगैरह करा के देखते हैं कि कारण क्या है। अच्छा, इसमें कई बार ये होता है ना कि सर दर्द बराबर हो रहा है, तो बहुत सारे लोग क्या है अवेयर हो गए हैं, तो आज जैसे हम भी है, सर दर्द हो रहा तो उस पर डालते हैं गूगल पे कि हेडेक चार्ट, तो उसमें पूरा चार्ट आ जाता है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है तो माइग्रेन है, उसी हिसाब से डायग्नोसिस करते और उसी हिसाब से दवाई अपने आप जो है लेके खा रहे हैं। तो सर दर्द ये वास्तव में कितना खतरनाक हो सकता है आगे चल के? देखिए, अपने आप दवा लेना एक दो बार के लिए ठीक है, मगर हफ्ते में अगर कई बार लेना पड़ रहा हो या महीने में लगभग 10 से 15 बार अगर दवा ले रहे हैं तो आपको एक बार विशेषज्ञ से सलाह ले लेनी चाहिए। क्योंकि माइग्रेन का जो सर दर्द होता है वो अक्सर अधकपारी जिसको बोलते हैं, सर में एक साइड होता है, एक ही पैटर्न में होता है। रोशनी से मरीज को दिक्कत होगी, तेज हल्ले गुल्ले सराउंडिंग नॉइज से उसको दिक्कत होगी, और अंधेरा में उसको आराम मिलने लगता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जिनसे पता चलता है कि सर दर्द माइग्रेन का है या अंडरलाइंग अंदर उसके कोई गंभीर समस्या है। तो इसलिए एक बार विशेषज्ञ की सलाह ज़रूरी है इसमें। अच्छा, इसमें कैंसर होता है सर ब्रेन में?
ब्रेन ट्यूमर जो हम बात कर रहे हैं वो दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, एक बिनाइन ट्यूमर होते हैं और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर। जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हैं उन्हीं को हम कैंसर बोलते हैं और उसका मुख्य कारण जो कैंसर का जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन में है ग्लायोब्लास्टोमा। ओके। हाँ, ग्लायोब्लास्टोमा एक खराब बीमारी होती है और काफ़ी ट्यूमर बिनाइन होते हैं जिनको निकालने के बाद उस ट्यूमर की वजह से मरीज को कोई समस्या नहीं रहती और वो अपना जीवन नॉर्मल जी सकता है। तो इसमें सर्वाइवल रेट क्या है? बिनाइन ट्यूमर अगर निकाल दिया जाए उसके बाद मरीज अपना पूरा जीवन बिना किसी बीमारी के जी जाता है। बट कुछ केसेस में मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि कैंसरस बोले जाते हैं, अगर वो कैंसरस ट्यूमर आता है तो फिर देखना पड़ता है कि किस प्रकार का कैंसर है, फिर आगे एडजुवेंट थेरेपी वगैरह देनी पड़ती है, जैसे रेडियोथेरेपी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई और टाइप ऑफ ट्यूमर डिपेंड करता है कि कितना रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके हिसाब से आगे का डिसीजन लिया जाता है। राइट। क्योंकि बात हम लोग न्यूरो से संबंधित कर रहे हैं सर, तो एक वर्ड है कि रीढ़ की हड्डी, ये इसको स्पाइनल बोल देते हैं, या आप लोगों से संबंधित रिलेटेड टॉपिक है। उसमें बहुत बार बोला जाता है कि जो महिलाएं होती हैं ऑपरेशन के वक्त उनसे कहते हैं कि इंजेक्शन लगेगा तो हड्डी सीधी रखना वरना हमेशा के लिए ये हो जाएगी, या बहुत बार आम जनमानस में भी देखा गया कि उनकी उस हड्डी में दर्द होता है। तो इस पे जो मिसकम्युनिकेशन है या इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो कमर की समस्या होती है उसमें जो मुख्य कारण देखा गया है वो है मस्कुलोस्केलेटल और आर्थराइटिक पेन। मतलब नसों की समस्या नहीं होती है, मांसपेशियों में तनाव के कारण या कुछ गठिया के लक्षण होते हैं जिसके कारण कमर में दर्द होता है मरीज को। हर कमर का दर्द नस दबने के कारण नहीं होता है। ज़्यादातर मरीजों को दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी और करेक्ट पोस्चर से आराम 4 से 6 हफ्ते में मिल जाता है, फिर उनको किसी दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ मरीजों में कमर दर्द के साथ पैरों में झंझनाहट, सुन्नपन या दर्द जाना, ये एक लक्षण होता है कि कहीं ना कहीं मरीज के कमर में नस दब रही है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम आगे की इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, MRI करा के देखते हैं कि कहीं सही में नस दब तो नहीं रही है। अगर दब रही है तो कितना दब रही है, मरीज के लक्षण को देखते हुए आगे का इलाज निर्धारित किया जाता है। और जैसे एक इसी में एक सवाल आता है कि जैसे लोगों की स्लिप डिस्क हो जाती है जी, जैसे हमारे ग्रामीण परिदृश्य में उसको बोलते हैं कि चिक चली गई जी, तो इसका क्या सिस्टम है? जो स्लिप डिस्क बता रहे हैं उसमें ही ये लक्षण होते हैं, डिस्क की वजह से नस दबने लगती है। फिर उसमें लक्षण आते हैं कि पैर में झंझनाहट, सुन्नपना आना, कभी कभी कमजोरी भी आती है और कभी कभी स्लिप डिस्क इतनी भी बड़ी हो जाती है कि लैट्रिन बाथरूम के रास्ते को भी अफेक्ट करने लग जाती है। तो ये एक रेड फ्लैग साइन, मतलब कि ऐसे साइन हैं जिनको आने के बाद आपको विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। कभी कभी सर देखा गया है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके वाइब्रेशन होती रहती हैं, तो ये आपसे रिलेटेड ही चीजें होती हैं ना? वाइब्रेशन का मुख्य कारण ओल्ड एज, मतलब वृद्धावस्था में पार्किंसनिज्म की वजह से होता है। और पार्किंसनिज्म का जहाँ तक बात करें तो मेडिसिन आजकल अच्छी हैं और उनसे ये कंट्रोल्ड रहता है, मगर दिक्कत क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक दवा चलने के बाद, जैसे 10 से 15 साल चलने के बाद दवाओं का असर धीरे धीरे कम होने लगता है, तो हमको दवाइयाँ बढ़ानी पड़ती हैं। अच्छा, अभी एक पेशेंट है इन केस और उसको स्ट्रोक होता है जी, आपके पास पहुंचने में, क्योंकि हम लोग लखीमपुर में तो यहाँ से वहाँ जाने में लखनऊ ही मानते हैं लोग कि जाना चाहिए, ठीक, अभी आप आए हैं, तो अगर 3 घंटे लगते हैं जी, तो सर्वाइवल का रेट क्या रहेगा? देखिए, हमारे डिपार्टमेंट की सबसे बड़ी बात यह है टाइम इज़ ब्रेन। अगर कुछ इमरजेंसी है तो जल्द से जल्द इलाज शुरू करना चाहिए। जितना विलंब होता जाता है उतना पेशेंट का आगे आउटकम पे फ़र्क पड़ता जाता है कि पेशेंट का आगे का आउटकम क्या निकलेगा, वो टाइम पे निर्धारित होता है। तो ऐसा कई बार देखा गया है कि पेशेंट यहाँ से रेफ़र होता है, लखनऊ जाता है, 3 घंटे में वो सीधे अस्पताल तो पहुँच नहीं पाता है। बिल्कुल। कहीं मेडिकल कॉलेज जाता है, विलम्ब होता है, इन विलम्ब की वजह से काफ़ी नुकसान हो जाता है पेशेंट का। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि समय पे इलाज शुरू किया जाए। अच्छा, और सर कई बार ये माना गया है कि सर में जो चोट लग जाती है ना, एक्सीडेंटल जो चोट लगती है वो बहुत ही खतरनाक मानी जाती है जी, तो उसके बारे में थोड़ा अवेयरनेस हम आपसे जानना चाहेंगे। जब सर में कभी भी चोट लगती है
मरीज को या तो बेहोशी हो, उल्टियां हो, या दौरे पड़े हो, या नाक से कान से खून निकला हो, तो ये गंभीर लक्षण होते हैं, आपको विशेषज्ञ से मिलना चाहिए। और इन परिस्थितियों में शुरुआत के 24 से 48 घंटे पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड होता है। मगर कभी कभी हम सीटी स्कैन करा के देखते हैं, अगर पेशेंट के दिमाग में कोई अंदरूनी चोट आई हुई है तो लगभग 5 से 6 दिन तक सूजन बढ़ने की संभावना रहती है। तो उसके लिए दवाइयाँ वगैरह देनी पड़ती हैं और मरीज को ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ता है। और कभी कभी कुछ मरीजों में सूजन इतनी बढ़ती है कि हमको सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मगर इसमें बहुत विलंब नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी परिस्थिति होती है और सर्जरी के लिए बोला जाए तो सर्जरी फिर जल्दी होनी चाहिए। जितना विलंब करते जाएंगे दिमाग का दबाव बढ़ा रहता है, और दबाव बढ़ने की वजह से दिमाग के टिश्यूज डेड होते जाते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा देखा गया है कि चोट जब उसके मतलब इंजरी हुई उस टाइम पे उसको कोई दिक्कत नहीं हुई जी, सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, लेकिन थोड़े दिन बाद 5 साल बाद 10 साल बाद या कुछ कभी कभी 1-1.5 साल बाद उसको दिक्कत होती है, तब वहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होती है? देखिए, चोट लगने के कुछ समय बाद की बात करें कि जैसे 1 महीने बाद, जनरली ओल्ड एज में क्या रहता है कि ब्लड जो होता है रिस्ट के दिमाग के ऊपर जमा हो जाता है, जिसको हम क्रॉनिक सबड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं। ये स्थिति बनती है, कभी कभी कुछ मरीजों में बनती है। तो मगर इस बीमारी से भी घबराना नहीं, आजकल बहुत सिंपल इसका इलाज है कि दिमाग में छोटा सा सुराख करके जो भी ब्लड इकट्ठा रहता है उसको निकाल दिया जाता है। और आप बात कर रहे हैं 2 से 3 साल बाद की, तो एक संभावना बनती है डिलेड एपिलेप्सी, मरीज को दौरे पड़ सकते हैं दांत में। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर दवा शुरू की जाती है और फर्दर इन्वेस्टिगेट करा के देखा जाता है कि कुछ ऐसा कारण तो नहीं है कि किसी और चीज़ की हमको ज़रूरत पड़ जाए। अच्छा, ये मिर्गी की जो समस्या होती है सर, जी, बहुत कॉमन है, एपिलेप्सी जिसको बोलते हैं आप लोगों के टर्म में, तो इसको क्या इसमें भी ऑपरेशन वगैरह होता है या कैसे समस्या? सबसे पहले मिर्गी के बारे में ये है कि आम जनमानस को ज़्यादा क्लियर नहीं है मिर्गी होती क्या है। कई बार मरीज़ कहते हैं कि हमारा मरीज़ चक्कर खा जा रहा है, हमारा मरीज़ बेहोश हो जा रहा है। तो इसमें हम हिस्ट्री लेते हैं तो अच्छे से पता चलता है कि मरीज़ को मिर्गी आ रही है। और जहाँ तक बात है इलाज की, तो ज़्यादातर मरीज़ों का इलाज दवाइयों पे ही रहता है, और कुछ मरीज़ दवाइयों से वापस अपने रूटीन एक्टिविटी में वापस आ जाते हैं। और 2 से 3 साल दवा चलने के बाद विशेषज्ञ की सलाह पे दवाइयाँ बंद भी कर सकते हैं। कुछ मरीजों में जो कि 2 से 3 दवाइयाँ खाने के बाद भी उनकी बार बार मिर्गी आ रही है, और जांच पड़ताल में ये पता चला कि दिमाग के किस हिस्से के कारण आ रही है मिर्गी, तो फिर उनमें सर्जरी का एक ऑप्शन बनता है। सर्जरी से अच्छे परिणाम मिलते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कुछ बच्चों का जो सर होता है जी, थोड़ा सा बड़ा है, किसी का छोटा है जी, तो ये भी क्या कोई बीमारी है या एक सामान्य स्थिति होती है? हम एक्चुअली बात कर रहे हैं हाइड्रोकेफलस की। हाँ। जो आम जनता में बोला जाता है दिमाग में पानी बढ़ गया है। तो सबसे पहले तो ये जानना है कि दिमाग का पानी जो होता है वो पानी नहीं होता है, उसको हम लोग सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो फ्लूइड होता है रोज आम इंसान में आधा लीटर बनता है और आधा लीटर एब्जॉर्ब हो जाता है। अच्छा। अगर किसी कारणवश इसका एब्जॉर्प्शन मतलब सोखने की दिमाग की क्षमता कम हो जाए तो ये पानी फिर बनता रहता है और अधिक मात्रा में हो जाता है, दिमाग पे दबाव डालता है। इस परिस्थिति को हम लोग हाइड्रोकेफलस बोलते हैं। तो फिर इसके अपने अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, क्योंकि पहले देखना होता है किस कारण से है। मुख्य कारणों में है कि मेनिंजाइटिस, दिमाग का इन्फेक्शन होना, उससे हाइड्रोकेफलस होता है। कई बार चोट लगने के बाद भी हाइड्रोकेफलस होता है, कई बार ब्रेन ट्यूमर होने के बाद भी हाइड्रोकेफलस होता है। तो देखना होता है कारण क्या है, कारण के हिसाब से फिर उसका निस्तारण किया जाता है। और मोस्ट कॉमन जो इसकी प्रायः सर्जरी की जाती है वो एक वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट होता है, जिसमें दिमाग से लेके पेट एक पाइप डाल दी जाती है कि डाइवर्ट हो जाए रास्ता और पेट से एब्जॉर्प्शन होने लगता है, फिर मरीज वापस अपनी रूटीन लाइफ में चला जाता है। अच्छा, ये ब्रेन सर्जरी की अगर बात करें तो इतना डर क्यों है? क्योंकि ब्रेन सर्जरी जैसे अभी आपने कहा कि ये बहुत कॉमन प्रक्रिया है, उसमें कुछ डाल के उसका ब्लड निकाल दिया जाता है, नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ये ब्रेन सर्जरी है। तो ये ब्रेन सर्जरी में डर इतना ज़्यादा है, लोगों को लगता है कि ब्रेन सर्जरी होगी तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाएगा, जो जनरली होता भी है। भाई मैं भी मानता हूँ कि अगर ब्रेन खोला जाएगा तो बहुत ज़्यादा खर्चा होना। तो
किस लिए खर्चा इसका मेन कारण है डर का, या क्या है कि लोग मानते हैं कि देखिए revival खर्चा क्या, खर्चे में तो आजकल आयुष्मान योजना आ गई है, उससे गरीबों का काफ़ी इलाज हो रहा है। खर्चा मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है सटीकता ब्रेन न्यूरोसर्जरी की। मगर पिछले 2 दशकों में न्यूरोसर्जरी में काफ़ी विकास हो रखा है। जैसे कि माइक्रोस्कोप आ गया है, न्यूरो नेविगेशन, न्यूरो मॉनिटरिंग, इन सब चीज़ों के आने के बाद अब ब्रेन सर्जरीज के खतरे बहुत कम हो गए हैं। मगर ये नहीं बोला जा सकता है कि एकदम खतरा हट चुका है, मगर खतरा तो रहता ही है, मगर आजकल आउटकम काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मरीज सर्जरी होने के बाद अपने रूटीन लाइफ में लौट आ सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार क्या है कि हम लोग तो स्क्रीन को टाइम ज़्यादा देते हैं जी। बहुत सारे लोग हैं जो पूरा दिन लैपटॉप पे बैठते हैं, ये मोबाइल तो हर कोई चलाता है, तो इसकी जो लाइटिंग है इसका क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हमारे रिसर्च में ये पता चला कि देखिए लाइटिंग का मुख्य प्रभाव नहीं, आप लोग जो स्क्रीन टाइम और लैपटॉप यूज़ की बात कर रहे हैं उसमें पोस्चर का बड़ा फर्क पड़ जाता है। आदमी गर्दन झुका के काम करता है, कमर झुका के काम करता है, तो उससे स्पॉन्डिलोसिस की समस्या आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो आजकल ये देखने वाली बात है कि करेक्ट पोस्चर रखना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है स्पाइन की समस्या से बचने के लिए। तो जो हमारा जो अगला सवाल है डॉक्टर साहब, वो ये है कि दिमाग की हड्डी या रीढ़ की हड्डी जो होती हैं, ठीक है, इनको स्वस्थ अगर रखना है पेशेंट को, तो कौन सी चीज़ें वो करें जिससे वो चीज़ें उनकी दिक्कत में ना आए? देखिए रूटीन एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो कम से कम आधे घंटे वॉक करिए। डायबिटीज़ को बचा के रखिए, वज़न न बढ़ने दीजिए, क्योंकि वज़न बढ़ना भी कमर की समस्या का एक मुख्य कारण है। और डायबिटीज़ को बचाना है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन सब चीज़ों को बचा के रखना है, जिससे कि आगे चल के मस्तिष्क की कोई समस्या ना उत्पन्न होने पाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ। थैंक यू।